बट नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट गेम. वो राइवलरी वीक बना रखा है ना इस हफ्ते को, तो वन ऑफ द बिगेस्ट गेम्स, ऑफ कोर्स अभी मुंबई और चेन्नई का भी मैच होना है, बट द बिगेस्ट गेम येट ऑफ दिस वीक विच वॉज मुंबई इंडियंस एट होम प्लेइंग अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर. एंड इस गेम में आई थिंक स्टेक्स बहुत ज़्यादा हाई थे. पीपल डोंट रियलाइज क्यों. मैं लेजेंड बता रहा हूँ, मुंबई इंडियंस ने विद दिस विन दे हैव वर्चुअली एलिमिनेटेड रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर फ्रॉम दिस सीजन. 6 मैचेस में सिर्फ एक विन है और 5 डिफीट्स हैं. टेक्निकली अगर उन्हें नेट रन पे डिपेंड नहीं करना है तो वो सिर्फ एक और मैच हार सकते हैं बचे 9 मैचेस में से. उन्हें 8 मैचेस जीतने हैं. इनफैक्ट 9 तो बचे भी नहीं है, 8 मैचेस बचे. 7 मैचेस जीतने 8 मैचेस में से, 7 मैचेस. जो टीम पहले के 6 मैचेस में से 3 भी नहीं जीत पा रही, 4-5 तो छोड़ो, तुम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो अगले 8 में से 7 मैचेस जीतेंगे. लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, अगर 8 में से 6 भी जीत गए ना तो फिर नेट रन रेट पर डिपेंड करना पड़ेगा. एंड क्वाइट फ्रैंकली आरसीबी अभी बॉटम 3 में है, नेट रन रेट कुछ खास है नहीं. तो आई थिंक मुंबई विद दिस विन, स्पेशली जिस लेवल की मार्जिन की विन रही है, दे हैव वर्चुअली एलिमिनेटेड आरसीबी ऑलरेडी. सॉरी आरसीबी फैंस, बट इसके बाद इफ एनीबडी टेल्स मी कि आरसीबी क्वालिफाई कर रही है तो भाई या तो उसने फ्यूचर देख रखा है, ही इज द बेस्ट प्रेडिक्टर एवर, या तो फिर ही इज डिल्यूजनल. आई एम सो सॉरी टू से दिस बिकॉज आई डोंट सी हाउ आरसीबी इज गोइंग टू द प्लेऑफ्स. इनफैक्ट मैंने तो प्रेडिक्ट करा भी था कि प्लेऑफ्स में नहीं जाएंगे, बट मुझे लगता है कि आई एम टेम्प्टेड टू से शायद बॉटम 3 में ही फिनिश कर सकते हैं यार. अब द फाइट नाउ फॉर आरसीबी इन दिस सीजन इज टू नॉट फिनिश इन द बॉटम 3. किसी तरीके से मिड टेबल पे तो फिनिश कर दो, थोड़ा रिस्पेक्ट तो बच जाए. ऑन दैट नोट नाउ लेट्स कम टू द गेम, बिकॉज मुंबई ऑन द अदर हैंड उन्होंने अपना नैरेटिव कंप्लीटली चेंज कर दिया एंड वील टॉक अबाउट इट मोर एज वी कम टू द एंड ऑफ दिस गेम. ठीक है, ऑफ कोर्स हमने प्रीव्यू में डिस्कस करा था कैसे वानखेड़े में नाइट गेम है, ड्यू पड़ेगी, पिच अच्छी होती है बैटिंग के लिए, विन द टॉस एंड चेज. एंड कैसे आरसीबी के अगेंस्ट कोई भी टीम है, मैं कह रहा हूँ कंडीशंस अगर ये भी कहती है ना कि बैटिंग पहले करो, अगर आरसीबी आपके सामने खड़ी हुई है आप फिर भी रिस्क ले सकते हो टॉस जीत के चेस करने का. दैट्स हाउ बैड आरसीबी इज वाइल डिफेंडिंग गुड टारगेट्स. एंड सो नो ब्रेनर था. हार्दिक पांड्या की लक भी थी यहाँ पे, टॉस जीते हैं चेस करते हैं. एंड आई थिंक यू ऑल विल अग्री विद मी, मैंने प्रीव्यू में बोला था ये, नाउ दैट द गेम हैज एंडेड, कितना वन साइडेड हुआ है कि ऑलमोस्ट 200 रन बनाने के बाद भी आप इतनी बड़ी मार्जिन से हारे हो. तो टॉस जीत के बॉलिंग करना, आई थिंक वहीं पे गेम ऑलमोस्ट स्किल हो गया था. मुंबई ने ऑलमोस्ट गारंटी कर ली थी विन अपनी. द इंटरेस्टिंग पार्ट वॉज द चेंजेस है. मुंबई के लिए एक ही चेंज था, श्रेयस गोपाल अंदर आते हैं एंड पीयूष चावला की जगह ही वॉज वर्थ इट भाई, ही वॉज वर्थ इट, कंप्लीटली वर्थ इट. बट आरसीबी ने, आई थिंक मैनेजमेंट ने फाइनली सुनी फैंस की, या फिर खुद दिमाग लगाया, एक्सपर्ट्स की सुनी, जो भी है मुझे नहीं पता, बट दे लिसन टू ऑलमोस्ट एवरी रिक्वेस्ट बाय द फैंस. विल जैक्स की रिक्वेस्ट थी, उसको लेके आ गए. विजय कुमार विश्वक और महिपाल नोमरो की रिक्वेस्ट थी, उसको क्यों नहीं खिला रहे, उनको भी लेके आ गए लाइनअप के अंदर. सिर्फ और सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट थी जो फैंस की, जो कि आई थिंक थोड़ी अनरीजनेबल थी, विच वॉज टू सैक फैफ डू प्लेसिस, उसको लाइनअप से हटाना. आई थिंक मैं उससे अग्री नहीं करता हूँ, तो उससे उसकी बात सुनी भी नहीं गई. बाकी सारी जो रिक्वेस्ट थी ना फैंस की, सारी आज सुनी गई है. तो फैंस आज ये बहाना नहीं दे सकते कि लाइनअप सही नहीं थी. ठीक है, एक प्रॉब्लम थी लाइनअप में, विच वॉज कि ये जो प्लेयर्स अंदर आ रहे हैं वो तो आ रहे हैं, वो ठीक है, बट बाहर कौन जा रहा है. अब बाहर जो जा रहे हैं, एक तो यश दयाल गए, दूसरा बंदा जो बाहर गया है वो है कैमरन ग्रीन. क्या कैमरन ग्रीन को मैक्सवेल के ऊपर बाहर रखना चाहिए था, या फिर मैक्सवेल को बाहर जाना चाहिए था? नाउ हु हैज, आई थिंक ही हैज 3 डक्स इन 6 इनिंग्स. क्योंकि मैक्सवेल से लास्ट मैच में भी कुछ खास बॉलिंग नहीं कराई है, इस मैच में भी नहीं कराई है, तो मैक्सवेल मोर और लेस एज अ बैट्समैन ही ट्रीट हो रहा है. एंड बैटिंग में तो ही हैज बीन वर्स देन कैमरन ग्रीन. तो क्या कैमरन ग्रीन को नहीं रखना चाहिए था इस मैच के अंदर? ये एक डिसीजन है. प्लस ऑल्सो द फैक्ट कि उसका लास्ट सीजन पूरा मुंबई इंडियंस के लिए खेला है इसी ग्राउंड पे. दिस इज वन डिसीजन वेयर आई वुड डिसएग्री विद द आरसीबी मैनेजमेंट. अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने जो चेंजेस करे हैं, फैंस कैन नॉट रियली कंप्लेन. आज दे ऑलमोस्ट लिसन टू एवरी रिक्वेस्ट. कमिंग टू द गेम नाउ, ठीक है, आरसीबी की प्रॉब्लम्स शुरू कहाँ से होती हैं? इट इज़ फ्रॉम द फर्स्ट 6 ओवर्स इटसेल्फ, जो पहला फेज था गेम का, पावर प्ले. एंड मैंने ये चीज़ विराट कोहली के क्रिटिसिज्म में कही थी उस मैच में जब राजस्थान के अगेंस्ट हुआ था तो. एंड काफ़ी लोगों ने अग्री भी करा उस पर, बट कुछ लोग डिसएग्री भी कर रहे थे. आज ऑल्दो विराट कोहली का कोई इसमें लेना देना नहीं है आज के मैच में, बट द आइडिया दैट विराट कोहली रिप्रेजेंटेड इन दैट गेम, वो हमें आज फिर से दिखा आरसीबी के साथ पावर प्ले के अंदर.
एंड कैसे मुंबई ने जब बैटिंग करी है पावर प्ले में अपनी, दिखा दिया उन्होंने साफ साफ कि ये जो आउटडेटेड अप्रोच है ऑफ प्लेइंग टिल द एंड इन द T20 फॉर्मेट्स, इस अप्रोच को और इस अप्रोच को रखने वाली टीम को रॉन दिया जाएगा आज के टाइम पे बाय अ टीम दैट अप्रिशिएट्स द मॉडर्न टेम्पलेट ऑफ T20 क्रिकेट, जो कि मुंबई ने इम्बाइब करा है, गोइंग ऑल आउट। वो 6 ओवर के अंदर ही गेम खत्म कर देते हैं यार। KKR ने RCB के अगेंस्ट 6 ओवर के अंदर ही गेम खत्म कर दिया था भाई। ये हर टीम पहले पावर प्ले के अंदर ही सिर्फ RCB के अगेंस्ट क्यों गेम खत्म कर दे रही है? कुछ तो इसका कोई पैटर्न बन रहा है ना, कुछ तो सेंस बन रहा है ना। आज का पावर प्ले भी देख लेते हैं, ठीक है। आज के पावर प्ले में सिर्फ और सिर्फ 44 रन बनते हैं। वानखेड़े में नाइट गेम है, ऐसा भी कोई बहाना नहीं है कि ड्यू सिर्फ और सिर्फ सेकंड इनिंग्स में पड़ रही है। ड्यू रात को पड़नी शुरू हो जाती है जैसे अंधेरा आना शुरू हो जाता है। पहली इनिंग भी शुरू अंधेरे में ही होती है। पिच हमेशा से अच्छी थी। जब ODI का मैच हो रहा होता है, किसी को याद है इंडिया और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल जो था, जब न्यूजीलैंड ने ऑलमोस्ट 400 रन बना दिए थे चेस करते वक्त, उनकी बैटिंग अब शुरू हुई थी जस्ट अंडर द लाइट्स, इसी टाइम के अराउंड। तो कोई बहाना तो है नहीं। तो द पॉइंट इज कि RCB को जहां पे कम से कम 60-65 रन मारने चाहिए थे पावर प्ले के अंदर, दे वर एटलीस्ट 15-20 रन शॉर्ट, प्लस दे लॉस्ट 2 विकेट्स। विल जैक्स आउट हो जाते हैं, जिनकी जितनी हाइप थी मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों थी इतनी हाइप, वो आउट हो जाते हैं। विराट कोहली वॉज स्ट्रगलिंग अगेंस्ट बुमराह, 6-7 बॉलें खेल के सिर्फ 2 रन बनते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड बहुत ही सॉफ्ट डिसमिसल होता है, मतलब एच की तो आवाज़ भी नहीं थी टीवी पे, इतना सॉफ्ट डिसमिसल था। बट बुमराह वन द बैटल। पिछले आई थिंक 6 मैचेस में से अगेंस्ट RCB उसने 3 बार डिसमिस करा है विराट कोहली को, समथिंग लाइक दैट। एंड भाई बुमराह ने जो बॉलिंग करी उसके ऊपर तो आएंगी ही अभी, बट उस बंदे ने ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट विकेट्स लेके सिंगल हैंडेडली मुंबई को गेम जिताया है। एंड आई एम सेइंग दिस डिस्पाइट RCB स्कोरिंग ऑलमोस्ट 200 रन्स। दैट इज हाउ गुड द विकेट वॉज। आज तो फैफ डू प्लेसी विकेट का बहाना भी नहीं दे सकते, पिच का बहाना भी नहीं दे सकते। आज तो पिच अच्छी भी थी, उन्होंने खुद भी बैटिंग करी, एंड बैटिंग में आई थिंक RCB के लिए बहुत सारे पॉजिटिव्स थे। इट इज़ वेरी रेयर एंड इट जस्ट गोज ऑन टू शो कि RCB की हालत कितनी खराब है, सिचुएशन कितनी खराब है कि इन अ गेम जहाँ पे वो लिटरली ह्यूमिलिएट हुए हैं, वहाँ पे भी उनके बैटिंग में पॉजिटिव्स निकल के आ रहे हैं। मतलब सोचो इससे पहले कितनी गंदी बैटिंग होगी। जस्ट गोज ऑन टू शो। क्योंकि इसके बाद हम लोग देखते हैं कि रजत पाटीदार और फैफ डू प्लेसी जिस तरीके से रीबिल्ड करते हैं इनिंग्स को, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड फेज। पहली बात तो अ वेरी इंटरेस्टिंग टैक्टिक बाय हार्दिक पांड्या टू बोल नाबी द फर्स्ट ओवर। कोएट्जी से 2 ओवर कराते हैं, मधवाल से 2 ओवर कराते हैं, बुमराह से सिर्फ 1 ही ओवर कराया था पावर प्ले में, एंड इट पेड ऑफ, ठीक है। उसमें विराट कोहली का विकेट मिल जाता है। जब 10 ओवर खत्म हुए थे, RCB वर नाउ सिटिंग एट 89 रन्स एंड दे डिड नॉट लूज एनी विकेट। 45 रन बनते हैं 4 ओवरों में। फाइनली दे पिक्ड अप। जो मिडिल फेज वाली जो प्रॉब्लम थी RCB की कि मिडिल ओवर्स में रन नहीं मारते, वहां पे इन्होंने रन मार के दिए हैं आज, थैंक्स टू रजत पाटीदार एंड फैफ डू प्लेसी। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। अब यहाँ पे ना कई लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर विराट कोहली होता यहाँ पे तो शायद ये रन नहीं बनते, तो क्या विराट कोहली जल्दी आउट हो गया? ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था RCB के लिए। अब आई थिंक ये थोड़ा ज़्यादा फार फेच्ड हो गया। मुझे लगता है यहाँ पे पिच का भी लेना देना था, क्योंकि इतनी अच्छी पिच राजस्थान वाले मैच में नहीं थी। तो अगर विराट कोहली भी यहाँ पे होता तो आई एम श्योर कि वो भी इतनी रन रेट से मारता। तो मैं यहाँ पे स्लैंडर नहीं करना चाहता विराट कोहली को अननेसेसरीली। बट इन सेइंग दैट, रजत पाटीदार ने जो एक्सेलरेट करा आउट ऑफ नो वेयर, वो जेन्युइनली एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है यार RCB के लिए। फैफ डू प्लेसी ने जिस तरीके से एक्सेलरेट करा, बिकॉज वो भी बहुत अच्छा लग नहीं रहा था पावर प्ले में। ही वॉज नॉट एबल टू रोटेट स्ट्राइक, वो सिर्फ बाउंड्रीज पर डील कर रहा था। 3 बॉलें डॉट करी, फिर एक छक्का मार दिया, चौका मार दिया। तो ऑल्दो ओवरऑल पेपर पे स्कोर देखने में अच्छा लग रहा है, स्ट्राइक रेट भी ठीक लग रही है, बट उसमें डॉट बॉल परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। इट इज़ नेवर अ गुड साइन। मूविंग फॉरवर्ड हम लोग देखते हैं कि यार यहाँ पे पाटीदार एंड फैफ डू प्लेसी ने जो एग्रेशन स्टार्ट किया था, दैट हिट्स द पीक इन द 10 to 15 ओवर फेज। इसके बारे में ज़रा बात करते हैं। बाय द 15th ओवर 130 रन बन चुके थे RCB के, 4 विकेट गिर गए थे। तो 2 विकेट और गिरते हैं इस फेज में। पाटीदार जो है वो एक्सेलरेट करते हुए 2-3 छक्के लगाता है कोएट्जी को, फिर आउट हो जाता है अल्टीमेटली। बाय द वे, आई लव्ड हिज पावर हिटिंग। इसने जो ये 2022 वाला जो सीजन था ना, 22 या 21 वाला था, आई कांट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट उसकी याद दिला दी दोबारा भाई, मज़ा आ गया। दिस इज आई थिंक द बिगेस्ट पॉजिटिव फॉर RCB टू टेक अवे फ्रॉम दिस गेम। रजत पाटीदार का फॉर्म सबसे बड़ा पॉजिटिव यही था, मोर देन फैफ डू प्लेसी। ही गेट्स आउट अल्टीमेटली। 200 कुछ की स्ट्राइक रेट पे खेला था जब उसने 50 मारी थी तो। बट उसके बाद एक गेम डिफाइनिंग मोमेंट तब आता है जब श्रेयस गोपाल बॉलिंग करने आता है। उसके पहले के 1-2 ओवर बहुत ज़्यादा खास नहीं गए थे, बट जब वो यहाँ पे बॉलिंग करने के लिए आता है,
मैक्सवेल को 0 पे आउट करता है पहली बात तो, कुड नॉट रीड बॉल किस डायरेक्शन में जा रही है, प्लम वह विकेट्स के सामने गुगली को रीड ही नहीं कर पाया। उसके बाद दिनेश कार्तिक जब बैटिंग करने के लिए आता है, दिनेश कार्तिक को भी इस फेज में जब श्रेयस गोपाल ने बॉलिंग करी है उसके 4 ओवर खत्म हो गए थे इस फेज में, भाई दीज गाइज कुड नॉट रीड हिम, उनको समझ में नहीं आता बॉल किस तरफ टर्न हो रही है, विच इज वाई ऑल्दो ही मे हैव स्टार्टेड ऑन एन एक्सपेंसिव नोट बट बाय द एंड ऑफ द गेम उसकी इकोनॉमी भी बहुत बड़ी अच्छी हो गई थी, विकेट भी उसने बड़ा इंपॉर्टेंट ले लिया एंड ही हैड अ ग्रेट गेम। मतलब एवरीथिंग दैट ही नीडेड टू प्रूव फॉर हिम टू स्टार्ट वो उसने प्रूव करके दे दिया इस गेम में। एंड जेन्युइनली इस फेज में ना उसने टेरराइज कर रखा था दिनेश कार्तिक को, फाफ डु प्लेसिस को, मैक्सवेल को, सबको बड़ा मजा आया देख के। बट यहाँ पे एक और बंदा था जो कि बड़ा शाइन करा थ्रू आउट द गेम ऑफ कोर्स, विच वाज जसप्रीत बुमराह। उनकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अगर हम लोग लास्ट के 5 ओवर्स की बात करें, ठीक है, 66 रन बनते हैं यहाँ पे, विच इज इन एब्सोल्यूट टर्म्स इट इज प्रीटी गुड। हाँ, 13 रन से ज़्यादा है पर ओवर, मतलब बहुत अच्छा रन रेट गया है। बट ये पूरी कहानी नहीं बताता। ये इतने रन जो बने ना वो सिर्फ और सिर्फ एक आदमी की वजह से बने, विच इज दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक के ऊपर हम लोग अभी आएंगे ऑफ कोर्स, बट लेट्स गेट डन विद जसप्रीत बुमराह फर्स्ट। ये 2 इंडियंस जिन्होंने बड़ा अच्छा करा, ये मुझे देख के बड़ी खुशी हुई। जसप्रीत बुमराह टेकिंग अ 5 विकेट हॉल, फर्स्ट एवर एट वानखेड़े इन द IPL फॉर जसप्रीत बुमराह। जिस क्वालिटी के विकेट्स उसने लिए, जो विराट कोहली को उसने आउट करा, बिफोर दैट द वे ही वॉज फोर्सिंग विराट कोहली टू ट्राई समथिंग न्यू, क्रीज से हट के खेलना, विकेट्स कवर करके खेलना, मूवमेंट इतना करना, शफलिंग करना, बड़ा मजा आया देख के। द सेकेंड वन, जो महिपाल लोम्बो को जो आउट करता है, जो LBW से टो क्रशर के साथ डाला है, आई थिंक पहली बॉल थी उसकी। आई डोंट थिंक एनी अदर फास्ट बॉलर इन दिस जनरेशन राइट नाउ इन द वर्ल्ड वो विल पर वैसी बॉल डाल सकता है। 2 ओकेजन्स पे ही वाज ऑन अ हैट्रिक, उसने गुच्छों में विकेट्स दिए मुंबई इंडियंस को। सिंगल हैंडेडली उसने डिस्ट्रॉय करा मिडिल ऑर्डर का एंड टेल तक लेके आया मुंबई इंडियंस को। आई थिंक बुमराह का जो ये स्पेल था, यश ठाकुर ने भी आई नो 5 विकेट लिए, बट दिस वाज द मोस्ट इंप्रेसिव स्पेल बाय अ बॉलर इन दिस IPL सो फार, क्लियरली ऑन अ ग्रेट बैटिंग सरफेस, जहां पे 15 ओवर में 200 रन बन रहे हैं। उसने 24 से कम रन कंसीड करे, लेस देन 6 रन ओवर की इकोनॉमी से उसने कंसीड करे रन, वो भी क्योंकि उसने लास्ट बॉल पर छक्का खा लिया दिनेश कार्तिक से, वरना उसकी इकोनॉमी और कम होती। एंड आई थिंक हम लोग बुमराह को थोड़ा ग्रांटेड ले लेते हैं क्योंकि वी एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम हिम, बट जस्ट इमेजिन कोई और बॉलर जो कि ऐसी पिच पे 24 से कम रन खा रहा है 4 ओवर के अंदर, इकोनॉमी 6 से कम की है एंड 5 विकेट ले रहा है, सब वाह कर रहे होते हैं अभी। आई थिंक बुमराह है, इसलिए हम थोड़ा अज्यूम कर लेते हैं कि ये तो करेगा ही करेगा। दैट इज हिज ग्रेटनेस। बट अनदर मैन हु इज इन ग्रेट फॉर्म इन दिस वर्ल्ड कप ईयर इज दिनेश कार्तिक। एंड दिनेश कार्तिक ने जो इनिंग्स खेली है, सिंगल हैंडेडली RCB को रिलेवेंट रखा है अगले 15 ओवर तक जो MI की बैटिंग थी इस गेम के अंदर, वरना ये मैच शायद 10 ओवर में ही खत्म हो गया होता। आई एम नॉट इवन किडिंग। जिस तरीके से ईशान किशन और रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे थे, ये मैच 10 ओवर के ऊपर जाना था अगर दिनेश कार्तिक जल्दी आउट हो गया होता तो, कोई चांस ही नहीं था भाई। दैट इज हाउ बैड RCB's बॉलिंग इज। बट दिनेश कार्तिक पर मैं ये जरूर कहूँगा, आज उसको बाय द वे ऊपर बैटिंग करने का मौका मिला, नंबर 7 से उठ के ऊपर नंबर 6 पे आया था, एंड ही वॉज वर्थ एवरी सिंगल पेनी ऑफ इट। ही हैज़ नॉट ओनली डिसमेंटल्ड बुमराह ऑन दैट लास्ट डिलीवरी, बट उसके बावजूद बाकी सबको, चाहे वो आकाश मधवाल हो, चाहे वो कोएट्जी हो, सबकी पिटाई करी है, सबकी पिटाई करी है। ही हैज़ स्पेंड नोबडी। बड़े बढ़िया छक्के लगाए। आई रिमेंबर बीच में वो मधवाल का एक ओवर था शायद, जिसमें उसे 3-4 चौके लगातार स्लिप और कीपर के बीच में से गैप ढूंढ के निकाले थे, फेस ओपन करके। हाउ चीकी दैट इज। एंड दिस इज वॉट आई लाइक अबाउट दिनेश कार्तिक्स बैटिंग दिस ईयर, दैट ही इज प्लेइंग विद सो मच फ्रीडम inside his mind. He does not frankly care about the fear of failure. जो ये रिस्की शॉट्स ट्राई कर रहा है वो एग्जीक्यूट इसीलिए हो रहे हैं बिकॉज उन शॉट्स को एग्जीक्यूट करते वक्त उसके दिमाग में फियर ऑफ फेलियर नहीं है। आउट हो जाए तो हो जाए, बट अभी तक आई थिंक 5-6 में से 4-5 मैचेस में उसने परफॉर्म करके दिया है जितनी भी उसको बैटिंग मिली है। ही हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट एसेट्स ऑफ RCB दिस सीजन क्लियरली, एंड थैंक्स टू हिम 196 रन बन जाते हैं, विच वॉज आई थिंक अ रिस्पेक्टेबल टोटल। अब पिच इतनी अच्छी कि मैं 196 को भी रिस्पेक्टेबल टोटल कह रहा हूँ, तो समझ जाओ कितने बढ़िया बैटिंग कंडीशंस थे। क्योंकि जब फिर नेक्स्ट इनिंग शुरू होती है, जब रोहित शर्मा और ईशान किशन बैटिंग करने के लिए आते हैं, उन्होंने ये चीज़ इंश्योर करी है कि जो पावर प्ले था ना उसमें गेम खत्म था, उसके बाद कोई चांस था ही नहीं RCB का।
एंड अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि क्या आरसीबी की बॉलिंग लाइनअप इतनी घटिया है या फिर मुंबई की बैटिंग इतनी अच्छी है? एंड आई थिंक यहाँ पे दोनों चीज़ें ट्रू हैं। ईशान किशन ने जो पिटाई करी है, चाहे वो सिराज को ही कह लो, तुम सिराज को भी नहीं छोड़ा भाई, देयर मेन बॉलर। चाहे तुम रोहित शर्मा की बैटिंग कर लो, चाहे तुम सूर्य कुमार यादव की बाद में बैटिंग देख लो, हार्दिक पांड्या ने भी रन मार दिए भाई आज तो आके। तो डेफिनेटली मुंबई अपने ए गेम पे तो थी आज, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। बट क्या ये कोइंसिडेंस है कि हर कोई अपने ए गेम पे सिर्फ आरसीबी के अगेंस्ट ही कैसे आ जाता है? चाहे वो बटलर की बात ले लो, चाहे आज वो इन प्लेयर्स की बात ले लो, चाहे वो नारायण की बात ले लो, ये हर कोई जो है वो सिर्फ आरसीबी के बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट ही एकदम से फॉर्म में क्यों आ जा रहा है? तो डेफिनेटली आरसीबी की बॉलिंग लाइनअप में भी प्रॉब्लम तो है ही। एंड टू पुट इट इन मैथमेटिकल टर्म्स, 72 रन आते हैं पावर प्ले के अंदर, 12 रन पर ओवर, 72 रन। ईशान किशन तो इतना ज्यादा, ही वाज हिटिंग सो क्रेजीली दैट रोहित शर्मा विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ ऑलमोस्ट 150, वो स्लो लग रहा था देखने में, इतना ज़्यादा तगड़ा ईशान किशन खेल रहा था, इतनी फ्री फ्लो हिटिंग करी है। एंड वन सेकेंड इफ यू सी, ईशान किशन के जो छक्के हैं, बाय द वे वानखेड़े की जो स्क्वायर बाउंड्रीज हैं बहुत लंबी नहीं है, ऑलरेडी वो छोटी हैं। एंड उस पर भी जो ईशान किशन के छक्के थे वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा रहे थे कि दूसरे तीसरे स्टैंड पे जा रहा मार के, गुड इनफ कि वो फील्ड को टपा दे। एंड इससे क्या दिखता है, मतलब ये कई लोग नोटिस ही करेंगे इस बात को, वो बंदा रिस्क लेने को तैयार है भाई। ऐसा नहीं कि जिस बॉल पे वो श्योर है कि मैं छक्का मार सकता हूँ उस पर मारा है कि भाई हाँ गई है बॉल फिर दूर तक, क्योंकि उसको पता था कि मैं मार सकता हूँ इस बॉल को, मेरे रेंज में। ही इज टेकिंग हिज चांसेस, विच मीन्स कि नॉट एवरी बॉल विल बी हिट क्लीन इनफ फॉर इट टू लैंड ऑन द सेकेंड स्टैंड। शायद कभी कभी जस्ट फील्डर को क्लियर करके जस्ट फील्ड से 5-6 मीटर दूर गिरेगी। एंड काफ़ी बार ऐसा हुआ है। वॉट डज दिस शो कि भाई दे आर गोइंग ऑल आउट, दे डोंट केयर इफ दे लूज देयर विकेट, बिकॉज बैटिंग में डेप्थ ही इतनी है, 9-10 तो बैट्समैन है टीम के अंदर। एंड यही मॉडर्न अप्रोच है T20 का। एंड जब जब कोई आउटडेटेड टीम इस मॉडर्न टीम के अगेंस्ट आएगी तो वो इसी तरीके से ह्यूमिलेट होगी, ये फैक्ट ऑफ लाइफ है। आरसीबी ने कोशिश करी वहां पे सौरभ चौहान को जो सब इन कर दिया बैट प्ले की तरह नंबर 8 पे, बट इट इज नॉट गुड इनफ अगेंस्ट मुंबई इंडियंस, इट इज क्लियरली नॉट गुड इनफ अगेंस्ट मुंबई इंडियंस। पावर प्ले में 72 रन बन गए ना, वहीं पे गेम खत्म हो गया था, उसके बाद फॉर्मेलिटी थी। एंड उसके बाद अगर सूर्य कुमार यादव आकर करियर की फास्टेस्ट एवर IPL 50 मार के जा रहा है आफ्टर एन इंजरी, तो देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद आरसीबीज बॉलिंग लाइनअप। हर कोई आके पिटाई कर रहे हैं इनकी यार। और इनके साथ और डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। 10वें ओवर जब खत्म हुआ था, 10वें ओवर तक 111 रन बन चुके थे और 1 विकेट गिरा था। ईशान किशन ने अपना विकेट थ्रो करा, कोई अर्न नहीं करा किसी ने विकेट। एंड वो क्यों करा? बिकॉज उस ओवर में ऑलरेडी बाउंड्रीज आ रही थी, कोई ज़रूरत थी नहीं मारने की, वो फिर भी मारने गया। एंड आई रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट। अगर ये चीज़ वो ODIs में करे या टेस्ट में करे तो बहुत लोग गालियाँ देंगे उसको, सही बात है, वो इररिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। बट T20 में यही रिक्वायर्ड है। अगर ओवर में 1-2 बाउंड्रीज आ गई, इसका मतलब ये नहीं कि अगली बॉल अगर आपके स्लॉट के अंदर है तो आप उस पर छक्का मारने नहीं जाओगे। दैट इज द मॉडर्न अप्रोच इन द T20s which is required for us to win the World Cup as well, and which is why Mumbai is looking so strong all of a sudden. तो आई थिंक आई अप्रिशिएट ईशान किशन फॉर शोइंग दैट इंटेंट। इनफैक्ट रोहित शर्मा ने भी सेम चीज़ करी, उसकी स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर की थी, बट देखने में स्लो लग रहा था बिकॉज ईशान किशन इतना अच्छा खेल रहा था। दैट इज हाउ फास्ट मुंबई वर। नॉनदलेस इस फेज में आकाशदीप को बाय द वे वो विकेट मिला था ईशान किशन का, जिसकी बहुत पिटाई हुई थी। सिराज और मैक्सवेल की तो जो पिटाई करी इन लोगों ने, मतलब कोई मुंह दिखाने लायक ही नहीं छोड़ा भाई। मैक्सवेल देयर बेस्ट बॉलर अपेरेंटली सो फार, सिराज देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट पेसर, उन्हीं को टारगेट करके दे दिया। तो ऑलरेडी एक घटिया बॉलिंग लाइनअप और कितना डिमोरलाइज हो जाएगी अगर उनके 2 मेन बॉलर्स को आपने इतना डोमिनेट कर दिया तो। एंड यही होता है क्योंकि इसके बाद और कोई डिस्कशन का पॉइंट ही नहीं है। 15.3 ओवर्स तक मैच पूरा खत्म हो गया था। 15.3 ओवर्स तक मैच खत्म हो गया था। 27 बॉल्स रिमेनिंग एंड मुंबई इंडियंस वर 199 फॉर 3। कैन यू इमेजिन अगर ये लोग पूरे 20 ओवर खेलते हैं यहाँ पे, 27 बॉल्स और थी, कम से कम जिस रेट पे लोग खेल रहे हैं आराम से 60 रन तो और मार ही सकते थे यार। इट इज सेफ टू अज्यूम। आरसीबी का जो टारगेट जो टोटल है, जो कि 2 बॉल ऑलरेडी टूट चुका है, SRH एंड KK ने तोड़ा हुआ है, आई थिंक ये भी तोड़ देते अगर पूरे 20 ओवर खेलते तो। दैट इज हाउ ग्रेट दे वर। हार्दिक पांड्या आता है, कोई 6 बॉल पे पता नहीं 25-26 रन बना देता है यार। जो लास्ट में उसने छक्का मारा है, जो आर्म जैसे फ्रीज करके, पूरा एक्सटेंशन भी नहीं करा आर्म का, क्या शॉट था यार वो। सूर्य कुमार यादव ने क्या शॉट मारे हैं, एक ओवर में 2 छक्के आ गए, फिर भी तीसरे ओवर में छक्का मारा है।
ये नहीं सोच रहा कि 2 छक्के आ गए अब मैं सिंगल निकालूं. दैट इज द अप्रोच वी नीड. कि भाई 2 छक्के आ गए कोई बात नहीं, अगर फिर से मुझे बॉल दोगे मारने वाली, मैं छक्का दोबारा मारूंगा. वो मेंटालिटी हमें लेके आनी पड़ेगी जब T20 हम लोग खेल रहे हैं. आई थिंक मुंबई डिफीटिंग एंड ह्यूमिलिएटिंग RCB, it is a very symbolic representation of what I've been trying to say since the beginning of this IPL. कि जो अप्रोच है ना, दिस मॉडर्न अप्रोच, दिस विल आउटक्लास एनी आउटडेटेड टीम एवरी सिंगल डे इन एवरी सिंगल मैच. अगर तुम मॉडर्न टाइम्स के साथ अपने अप्रोच को अपडेट नहीं करोगे तो तुम ऐसे ही ह्यूमिलिएट होगे. एंड जस्ट टू पुट आउट अ स्टैट, RCB का जो बेस्ट बॉलर था, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दैट, विजय कुमार विशक, जो लीस्ट एक्सपेंसिव बॉलर थे हमारे, ठीक है, उनकी इकॉनमी 10.6 की थी. तो आप सोचो बाकियों को कितनी पिटाई हुई है. आई थिंक मुंबई विद दिस हैज चेंज द नैरेटिव कंप्लीटली. एक तो दे लुक वेरी फॉर्मिडेबल राइट नाउ, एज आई हैव ऑलवेज मेंटेन्ड. मैंने IPL शुरू से पहले भी कहा था कि आई विल बी सरप्राइज्ड कि अगर ये लोग प्लेऑफ्स तक नहीं आते, एंड मुंबई फैंस शुड बी डिसअपॉइंटेड अगर ये लोग फाइनल्स तक नहीं जाते, बिकॉज उनकी टीम जो ऑन पेपर है ना, वो या तो बेस्ट है या तो सेकंड बेस्ट है, जस्ट बिहाइंड CSK. ये दोनों टॉप टीम्स हैं ऑन पेपर क्लियरली. एंड नाउ दे आर फाइनली लिविंग अप टू दैट, बिकॉज डेप्थ इतनी ज़्यादा है, क्वालिटी इतनी ज़्यादा है, इंडियन प्लेयर्स का कोर इतना अच्छा है कि आप कोई रूम दे ही नहीं रहे किसी एरर का. इतना बढ़िया तो इनका पूरा सेटअप है टीम का. एंड नाउ दे आर फाइनली लुकिंग इन द एलिमेंट्स. हार्दिक पांड्या को फाइनली चीयर करा गया भाई, ये बहुत अच्छा मुझे लगा कि फाइनली उसको चीयर करा जा रहा है. अपेरेंटली मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था उस टाइम पे, चैट ने मुझे बताया था कि विराट कोहली ने उसके लिए अप्रिशिएट करने के लिए कहा था क्राउड को. तो रिस्पेक्ट टू विराट कोहली फॉर डूइंग दैट. ही हैड नो नीड टू डू इट बट ही डिड इट रिगार्डलेस. तो दैट ऑल्सो शोज कि वो कितना बड़ा स्पोर्ट्समैन है. एंड भाई क्रेडिट टू द वानखेड़े क्राउड फॉर फाइनली रिस्पेक्टिंग हार्दिक पांड्या. एंड दिस symbiotic relationship between the fans and the players, particularly the captain, must exist in a positive way. वही दिख रहा है. From now on, I think this is a start of a new Mumbai Indians and they should be qualifying for the playoffs. As far as RCB is concerned, have the ambitions now to finish at least mid-table. I know वो mathematically तुम अभी भी qualify कर सकते हो playoffs के लिए, but let's be honest, it's not going to happen. Just hope you don't finish in the bottom 3. You save some respect and hope कि अगले साल मेगा ऑक्शन में ज़्यादा रिटेंशन अलाउड ना हो, ताकि तुम अब एक अच्छी टीम बना पाओ. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.